आप देख सकते हैं ये फॉर्म यहाँ से चालू होता है। पेज 1 एप्लीकेशन टू एक्सटेंड इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट स्टेटस। तो इसमें आप देखेंगे पहला फॉर जो है पहला वो ऑफिस यूज़ ओनली है USCIS का। उसके बाद अगर आपने अटॉर्नी किया है टू बी कंप्लीटेड बाय एन अटॉर्नी और रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर आपके पास अटॉर्नी है तो फिर आपको G28 फॉर्म भी अटैच करना पड़ेगा, जो कि अटॉर्नी के थ्रू जो एक्सटेंशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर एक आपके पास अटॉर्नी नहीं है तो आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यू पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना है, जैसे अपना फैमिली लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम। बाकी दूसरा US फिजिकल एड्रेस 5A, स्ट्रीट नेम, फ्लोर, सिटी, स्टेट, जिप कोड आपको डालना है। US में जहां आप रह रहे हैं, जब तक आप का एक्सटेंशन ये नहीं आ जाता तब तक आप वहीं रहेंगे, तो आपको वो एड्रेस फिजिकल एड्रेस डालना है वहाँ पे। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जब सेकेंड पेज में जाएंगे आप, तो सेकेंड पेज मतलब फर्स्ट पेज के ही सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो उसमें आपको फिर है एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन जो टेम्पोररी विजिट के लिए आए B1 B2 स्टूडेंट्स, इनके पास कोई एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद USCIS ऑनलाइन अकाउंट नंबर। तो जो भी नए हैं, जो उन्होंने पहली बार अकाउंट बनाया है, तो उनके पास ऑनलाइन अकाउंट नंबर नहीं रहेगा। एक्चुअली आप जब ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं, ऑनलाइन अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जब भर दीजिएगा तो उसके बाद फिर ऑनलाइन अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप भर रहे हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। मेलिंग एड्रेस भी सेम होगा जो आपने US फिजिकल एड्रेस भरा था, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, तो कंट्री ऑफ बर्थ 6-7, सिटीजनशिप, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, US SSN नंबर। तो आपके पास तो टेम्प्रोरी विजिटर्स के पास, नॉन इमिग्रेंट विजिटर्स के पास SSN नंबर नहीं होगा, तो आप इसे खाली छोड़ें। डेट ऑफ अराइवल इन स्टेट्स में आप अभी जब लास्ट टाइम आए तो वो डेट डालना है आपको, किस डेट को आए थे। उसके बाद I-94 अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड नंबर। अभी ये I-94 कहाँ से मिलेगा? I-94 करके साइट है, वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके अपना I-94 का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना है। अगर आप ऑनलाइन भरेंगे तो वो एज ए डॉक्यूमेंट, प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है USCIS के साइट पे। तो आप वो डाउनलोड करेंगे तो I-94 रिकॉर्ड नंबर जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर पार्ट 1 इंफॉर्मेशन अबाउट यू जो है कंटिन्यूड होगा। उसमें आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, उसमें भी आप पासपोर्ट नंबर भर सकते हैं। कंट्री ऑफ पासपोर्ट 14A देखेंगे तो कंट्री जहाँ जिस कंट्री में आपका पासपोर्ट बना हुआ है वो कंट्री डालना है। उसके बाद फिर पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालना है। 15 नंबर में देखेंगे तो आपको अपना रीजन नॉन इमिग्रेंट स्टेटस चुनना है। आपका करंट स्टेटस क्या है? अगर B1 है तो B1, बाकी जो B2 है वो B2 F1 जो भी है आपको चुनना है। और उस B2 का एक्सपायरी डेट आपका कब है, B1 का एक्सपायरी डेट आपका कब है, वो एक्सपायरी डेट डालना है जो I-94 में आपको मिलेगा। I-94 के में आपको मिलेगा कि आपका वैलिड कब तक है I-94, तो वो वैलिडिटी आपको यहाँ पे डालना है, लास्ट वैलिड डेट 15B में। उसके बाद आप देखेंगे 16 खाली छोड़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 एप्लीकेशन टाइप। तो आप एक्सटेंशन के लिए फाइल कर रहे हैं तो इसमें 2 नंबर पे क्लिक करेंगे जो एन एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन माय करंट स्टेटस है। उसके बाद 3C खाली, 3B खाली। उसके बाद फिर USCIS रिसिप्ट नंबर, अगर आपके पास कोई पुराना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं तो खाली छोड़ें। 3A में देखेंगे तो नो in this application based on a separate petition or application to provide your spouse, child or parent an extension or change of status। तो इंडिविजुअल्स के लिए नो होगा यहाँ पे। बाकी आपको लगता है अगर फैमिली में है आपके कोई स्पाउस फैमिली मेम्बर है तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद 4th देखेंगे लास्ट नेम ऑफ पेटिशनर और एप्लीकेंट नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कोई नहीं है और 7 इंडिविजुअल हैं तो फिर नॉट एप्लीकेबल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन योर करेंट पासपोर्ट नंबर, योर कंट्री ऑफ पासपोर्ट इशुएंस। उसके बाद फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट, तो आप अगर अकेले इंडिविजुअल भर रहे हैं तो आई एम द ओनली
एप्लीकेंट। और उसके बाद फिर पार्ट 3 में जाने का, पार्ट 3 में प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपको कब तक रिक्वेस्ट करते हैं, कब तक एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने की आप 6 मंथ का पहले मिला था अगर आपको, तो उसके अलावा आप 6 मंथ और एक्सटेंड कर सकते हैं अपना I-94, लेकिन वो USIS पे डिपेंड करता है आप वो कितना एक्सटेंड करके देते हैं आपको। तो अभी कोविड-19 का सिचुएशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको मानना चाहिए, तो ऐसे आप डाल सकते हैं 6 मंथ अगर आपको डालना है तो, या फिर सितंबर अक्टूबर तक का डाल के रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जुलाई में फ़्लाइट चालू हो जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आप यहाँ पे डेट डाल लेंगे जो आपको जब तक एक्सटेंड करना है। अभी 2A देखेंगे तो इन दिस एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एन एक्सटेंशन और चेंज ऑफ स्टेटस ऑलरेडी ग्रांटेड टू योर स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट इंडिविजुअल्स के लिए नो है। उसके बाद कंट्री और पासपोर्ट इशुएंस, ठीक है, पासपोर्ट एक्सपायरी, फिजिकल एड्रेस अब्रोड। अब फिजिकल एड्रेस अब्रोड क्या मतलब, आपका जो एक्चुअल घर का एड्रेस, मतलब इंडिया का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है आपको। वो यहाँ पे डालेंगे आपकी, आपका इंडिया का क्या एड्रेस है जहाँ आप जाने वाले हैं US से, जब लॉकडाउन खुलेगा तब। उसके बाद आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट कंटिन्यूड, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और इंडिविजुअल जो टेम्प्रोरी विजिट के लिए यहाँ पे थे टेम्प्रोरी, वो आप देख सकते हैं। इसमें अधिकतर नो आना चाहिए उनका, अगर नो नहीं है तो फिर कुछ भी गलत, कुछ तो लफड़ा हो सकता है। तो लेकिन अगर आप लीगल हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन नो आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे 5 नंबर में आ गया आपका पब्लिक बेनिफिट्स। पब्लिक बेनिफिट्स टेम्प्रोरी विजिटर्स के लिए, पता है आपको कोई पब्लिक बेनिफिट्स नहीं है तो ये पूरा खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखेंगे नो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द एबव लिस्टेड पब्लिक, जितना भी पब्लिक बेनिफिट्स आप देखें तो उसके लास्ट में जब जाएंगे आप पेज नंबर 4 में, तो आप देखेंगे कि नो आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द पब्लिक बेनिफिट। तो मतलब आपने कोई भी पब्लिक बेनिफिट नहीं लिया, या फिर आप सर्टिफाइड नहीं है कोई भी पब्लिक बेनिफिट लेने के, तो आपको टिक मार्क करना है। सेम उसी तरह US आर्मी में आप इंटाइटल्ड नहीं है, आर्म्ड फोर्स में कुछ भी नहीं है, तो ये सब खाली छोड़ना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। पार्ट 5 में जो पब्लिक बेनिफिट्स कंटिन्यूड रहा उसमें भी आप देखेंगे जहाँ नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट सप्लाई टू मी, तो वहाँ पे आपको टिक मारना है नन ऑफ द एबव। उसके बाद फिर अप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जहाँ पे आप अप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना डे टाइम टेलीफोन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। तो अगर आपके पास टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर है तो आप डाल दें टेलीफोन मोबाइल नंबर, और उसके बाद ईमेल आईडी डाल दें जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है, या फिर जो आपका चालू ईमेल आईडी है वो डाल दें। ज़्यादा बेहतर वही रहेगा, जो आपने जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है वही डालें। इसके बाद हम देखेंगे सर्टिफिकेशन एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट सर्टिफिकेशन में आ जाता है कि आपको इंग्लिश पता है 1A पार्ट 6 1A, आपको इंग्लिश पता है, आपने इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपको समझ आया और आपने सबका सही जवाब दिया है, तो आपको एक ये सर्टिफिकेशन भरना पड़ेगा। एज ए डिक्लेरेशन है, सेम जैसा डिक्लेरेशन होता है वैसे आपको भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आप देखेंगे तो सब कुछ अलग अलग सेपरेट वाइज है, सब कुछ अच्छे से आपको दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आता है एप्लीकेंट्स स्टेटमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेशन, तो पार्ट 6 में ये है। पार्ट 7 क्या है, इंटरप्रेटर। अगर आपने इंटरप्रेटर हायर किया है किसी को कि मतलब वो आपके बदले इंटरप्रेट करेगा और सब कुछ, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देना है। अगर नहीं है तो वो सारे खाली छोड़ने हैं पार्ट 7 के। इंटरप्रेटर्स या फिर प्रिपेयर्स जो भी हैं वो आपको खाली छोड़ने हैं अगर कोई नहीं है तो आप उसके देख सकते हैं डिक्लेरेशन में आपको सिग्नेचर और डेट ऑफ सिग्नेचर वहाँ डालना है। डेट ऑफ सिग्नेचर डाल दिया, और आप बगल में देख सकते हैं इंटरप्रेटर्स, तो वो है नहीं तो कुछ डालना नहीं है ना, उसका सर्टिफिकेशन डलेगा। पार्ट 7 में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेटर का वो भी नहीं डलेगा। उसके बाद पार्ट 8 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग दिस एप्लीकेशन। तो कोई प्रिपेयर नहीं है आपके पास तो आपको कोई जानकारी नहीं देना, आपने खुद भर रहे हैं, इंडिविजुअली अपने दम पे कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं देना है, सब खाली छोड़ना है प्रिपेयर का। और उसके बाद फिर आप गए लास्ट में आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लास्ट है एंड है फॉर्म का। तो यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जैसे आप भाई मुझे देखो यहाँ पे वो पेज नंबर, पार्ट नंबर, आइटम नंबर को देखिए कि
एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि मुझे अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए इतना, अगर ये खुल जाता है तो मैं फिर वापस चला जाऊँगा और मैं ओवर स्टे नहीं करूँगा, मतलब इलीगली नहीं रहूँगा, मैं लीगली यहाँ हूँ। अभी सिचुएशन ख़राब है, इमरजेंसी है, पेंडेमिक है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, नहीं जा पाया। मेरा टिकट था ऑलरेडी कैंसिल हो गया, जो कि आपको एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपको अटैच करना है, आपका टिकट I-94 जो सॉफ्ट कॉपी हो गया, और उसके बाद फिर आपको करंट टिकट, न्यू टिकट दोनों दिखाना है आपको। अगर नया डेट आपने चुन के रखा है पहले से कि आपको इस डेट को जाना है तो वो टिकट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अलावे आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कि आप अगर 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने जितने दिन रहने वाले हैं वो आप फाइनेंस करवाइएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट या फिर आपको इनकम टैक्स आपने भरा है तो वो सब आप एक्स्ट्रा अपलोड सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे केस स्टेटस थोड़ी देर के बाद ये अपडेट हो जाएगा, केस वाज रिसीव्ड करके आपको यहाँ केस स्टेटस आपको दिखने लगेगा, और जो जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप अपलोड वहाँ पे दिखाई देगा आपको अपलोड, जब आप डॉक्यूमेंट्स टैब में जाइएगा। और जिस टाइम में आप यहाँ पे माई अकाउंट में जाइएगा उस टाइम में आपको फिल ए फॉर्म ऑनलाइन या ऐड ए पेपर फील्ड केस अगर ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। और अगर ऐड फाइल ए फॉर्म ऑनलाइन गए तो ये पेज आएगा, ये पेज आने के बाद लास्ट में देख सकते हैं I-589 है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे जैसे मैं ऑफलाइन में बताया, सेम टू सेम प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो गूगल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लीगली रहिए, एक बार आपको रिसिप्ट नंबर आ गया तो फिर वो रिसिप्ट फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगा, फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि मैंने फाइल किया था और मेरे पास रिसिप्ट नंबर है और मैं लीगली था यहाँ पे। क्योंकि एवरेज जो डिले टाइम है इसका वो आपको 2 से 3 महीने है, 2 से 3 महीने में आपको इसका रिजल्ट आता है। लेकिन हो सकता है अभी सिचुएशन ख़राब है तो 2 से 3 महीने से ज़्यादा 3-4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं और यहाँ तक कि 6 महीने भी लग सकते हैं। तो लेकिन इतना दिन तो आप तो रहेंगे नहीं यहाँ पे उससे पहले फ़्लाइट चलने लगेगा और ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये केस वाज रिसीप्ट जो है, इसी में आपका रिसिप्ट नंबर भी आएगा। और रिसिप्ट नंबर यहाँ जो आप जब ये व्यू नोटिस दिख रहा होगा आपको, व्यू नोटिस पे जब क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे जब आप ये जाएंगे नोटिस तो वो वहाँ दिखेगा आपका, उसके अंदर एक PDF फाइल होगा, उसके अंदर आपका नोटिस सब कुछ रहेगा। तो वो नोटिस आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसी नोटिस नंबर को डाल के आप रिसिप्ट नंबर को डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। वैसे स्टेटस यहाँ पे भी अपडेट होगा अगर कुछ नोटिस आता है USCIS, अगर आपको बोलता है कि बाद में कुछ और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करना पड़ेगा उसकी साइट पे और बाद में फिर आपको कॉल करेगा। अगर सब कुछ सही हुआ तो फिर बायोमेट्रिक्स के लिए आपको बुलाया जाएगा, एक और बायोमेट्रिक्स हो गया उसके बाद फिर आपका एक्सटेंशन फुल एंड फाइनल और आप इंजॉय कर सकते हैं अपना ट्रिप। तो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अभी हैं US में, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, अगर मुझे जानकारी रही तो मैं मदद करूँगा आपकी। थैंक यू, बाय बाय।